नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं कोलंबिया देश के बारे में। हम कोलंबिया देश की भौगोलिक विशेषताओं की चर्चा करेंगे और उसके साथ साथ में हम देखेंगे कोलंबिया से रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए देखते हैं कोलंबिया देश की बात करेंगे। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ये मेरा दूसरा वीडियो होगा। पहले वीडियो में मैंने दक्षिण अमेरिका के एक परिचय के बारे में बताया था, हालांकि उसमें बहुत से फैक्ट नहीं थे, लेकिन आगे चल करके जब दक्षिण अमेरिका की बात करेंगे तो उसमें जो भी देश होगा उसमें जो भी भौगोलिक विशेषताएं होंगी और जो भी तथ्य होंगे उनकी बात करेंगे। अंत वीडियो में यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ और यहाँ के प्रमुख जो नदियाँ हैं, झीलें हैं, इन सब के बारे में मैं अलग अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। क्योंकि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप थोड़ा सा आप कम पढ़ते होंगे, क्योंकि खास करके जो आपका परीक्षा का जो संकेंद्र रहता है अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप को लेकर के ज़्यादा रहता है। दक्षिण अमेरिका ज़्यादा प्रश्न आते भी नहीं है, इसलिए लोग उसको थोड़ा सा साइड में करके ज़्यादा ध्यान से अच्छे से पढ़ भी नहीं पाते। लेकिन हम आपके लिए पूरे विधिवत रूप से अच्छे से आपके लिए लेकर के आए हैं। ये देखते हैं कोलंबिया महाद्वीप। कोलंबिया देश की बात करेंगे तो मैंने बताया था कि किसी भी देश को पढ़ने से पहले उसके आसपास की वाटर बॉडी और आसपास के किस किस देश से सीमा लगाता है वो जानना जरूरी है। उसके बाद हम आगे चल करके भौगोलिक विशेषताओं की चर्चा करेंगे। तो कोलंबिया की बात करेंगे, आसपास की वाटर बॉडी की बात करेंगे तो पूरब की तरफ हम देखेंगे तो पूरब क्या उत्तर की तरफ हम देखेंगे तो हमें दिखेगा कैरेबियन सागर, और अगर जो हम पश्चिम की तरफ देखेंगे तो हमें दिखेगा पैसिफिक ओशियन। इसमें भी छोटी छोटी सी खाड़ियाँ वगैरह स्थित है जो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे एक है टुमाको बे, कोई मतलब नहीं, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो पैसिफिक ओशियन है, और उत्तर की तरफ देखेंगे तो आपको कैरेबियन सागर दिखेगा जो कि हिस्सा है किसका, अटलांटिक ओशियन का। बाकी अगर जो देशों से सीमा की बात करेंगे तो ये देश दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है उसका जो ये देश है कोलंबिया, वो पनामा देश से उत्तर अमेरिका से अलग होता है। उत्तर अमेरिकी देश पनामा से ये अलग होता है, और यहीं से क्या होता है कि दक्षिण अमेरिका की शुरुआत होती है। तो इसकी सीमा पनामा से लगती है। और दक्षिण के क्षेत्र में देखेंगे तो इक्वेडोर है, पेरू है, ब्राज़ील है और वेनेजुएला है। इतने देशों से सीमा लगती है, जिसमें से आप इक्वेडोर, पेरू, ब्राज़ील, वेनेजुएला इन सब देशों की याद रखिएगा, और पनामा को भी आप याद रख सकते हैं। अब इन सब राजधानी जो देश में बात कर रहा हूँ, जैसे इक्वेडोर की क्विटो, पेरू की लीमा, ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया, वेनेजुएला की कराकस, इन सब राजधानियों को भी आप याद रख लीजिए, ताकि राजधानियाँ वगैरह याद रख लेंगे तो आपको परीक्षा में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। कभी कभार राजधानियाँ सुमेलित करने के लिए प्रश्न आ जाते हैं। तो ये बात करते हैं, ये तो हो गई आसपास की वाटर बॉडी, कौन कौन से देश से सीमा लगाता है वो हो गया। अब आइए देखते हैं कि कोलंबिया में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। कोलंबिया में दरअसल देखेंगे तो अब आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे इसका जो पूर्वी हिस्सा है वो पूरी तरीके से कह सकते हैं पूर्वी हिस्सा आप देखेंगे तो ये पहाड़ी एरिया है, मतलब पर्वतीय एरिया है, और इसमें जो जनसंख्या का संकेंद्रण भी आपको सबसे ज़्यादा इसी क्षेत्र में देखने को मिलता है। और इस क्षेत्र में देखेंगे तो एंडीज पर्वत श्रेणी फैली हुई है, जिसके 3 पार्ट हैं, जिसके तो 3 भागों में मतलब उत्तरी क्षेत्र में डिवाइड है। कार्डिलेरा, जो जिसको हम कार्डिलेरा ऑक्सीडेंटल और कार्डिलेरा सेंट्रल, कार्डिलेरा ओरिएंटल, 3 लाइनें हैं, तीनों को याद रखिए। हालांकि आप एंडीज याद रखिए तो आपको आसानी हो जाएगी। और इसमें आप देखेंगे तो ये इसी क्षेत्र में एक इसकी राजधानी जिसका नाम है बगोटा, जिसकी राजधानी स्थित है। तो बगोटा को आप याद रखिएगा। जो बगोटा है वो राजधानी है किसकी, कोलंबिया की, जो कि एक कैसा है, एक कह सकते हैं काफ़ी ऊंचाई पर स्थित राजधानियों में से एक है, एक तरीके से हिल स्टेशन है। बगोटा आप याद रखिएगा। बाकी इसके उत्तर में आप देखेंगे तो एक इसका क्षेत्र है पुंटा गैलिनस। पुंटा गैलिनस पूरे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे उत्तरी बिंदु है। पुंटा गैलिनस सबसे उत्तरी क्षेत्र कौन सा है, पुंटा गैलिनस कोलंबिया में ही पड़ता है। बाकी इस क्षेत्र में देखेंगे तो आपको 3 तो पर्वत श्रेणियाँ मैंने बताई दी, एक यहाँ पर और पड़ती है, इसको बोलते हैं ला मकारेना पर्वत श्रेणी है। ला मकारेना पर्वत श्रेणी भी यहीं पर है, और यहीं पर जो बीच वाली लाइन है सेंट्रल से, जो सेंट्रल उससे निकलती है मैग्डालेना नदी। मैग्डालेना नदी भी याद रखिएगा, जो आगे चल करके कैरेबियन सागर में गिरती है। जान रहे इसके ऊपर वेस्ट इंडीज़ वगैरह शुरू हो जाते हैं, कई सारे यहाँ पर द्वीप वगैरह भी स्थित हैं। तो ये हो गई बातें। अब इसमें और देखेंगे तो मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या का संकेंद्रण किस तरफ है। तो अगर जो कोलंबिया को क्षैतिज रूप से विभाजित करें, कोलंबिया को देखेंगे कौन कौन से यहाँ पे एक तरीके से उच्चावच यहाँ पर दिखेंगे, तो उच्चावचों की बात करेंगे तो यहाँ पर कैसा दिखेगा। तो अगर ये वाला हिस्सा देखेंगे, पश्चिम से पूरब से पश्चिम शुरुआत करते हैं, पश्चिमी हिस्से पर आपको देखने को मिलेगा ये एंडीज पर्वत श्रेणी है। उसके बाद में आप देखेंगे तो आपको ये वाला हिस्सा पूरा आपको बेसिन का क्षेत्र है, इसको बोलते हैं अमेजन बेसिन। हालांकि ये वाला हिस्सा हल्का सा इसको उठा हुआ मान लीजिए, और उसके बाद में आप ये क्षेत्र ले आइए बेसिन,
ये हो गया बेसिन है। इस तरीके से कुछ आपको कोलंबिया देखने को मिलता है। हालांकि इस और सबसे ज़्यादा जनसंख्या का संकेंद्रण इस जगह पर ज़्यादा है, रहने योग्य दशाएं भी यहाँ पर ज़्यादा है। ये वाला जो बेसिन का क्षेत्र है, अमेजन बेसिन और इनिको बेसिन, ये काफ़ी ज़्यादा जंगली एरिया है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वर्षावन का क्षेत्र जो पाया था जंगली एरिया है, और यहाँ पर लोग इतने सघन वन पाए जाते हैं कि यहाँ पर लोग नहीं रहते हैं। अगर जो रहेंगे तो वनों का कटना स्वाभाविक है, और ये रहने योग्य दशाएं भी यहाँ पर नहीं पाई जाती हैं। अगर जो किसी भी देश में पर्वतीय क्षेत्र में रहने को मिले और ये अमेजन के बेसिन में किसी को रहने को बोला जाए, तो अमेजन बेसिन में तो कोई भी नहीं रहना चाहेगा। सभी चाहेंगे कि हम थोड़ा सा हिल स्टेशन पे जा करके रहें। तो ये इस जगह पे जनसंख्या का संकेत। हालांकि ऐसा नहीं कि अमेजन बेसिन में लोग रहते नहीं हैं या इनिको बेसिन में, हालांकि यहाँ की बहुत सी कुछ जनजातियाँ वगैरह और यहाँ पर लोग रहते भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से जनसंख्या का संकेतन यहीं पर ही पाया जाता है। ये वाला हिस्सा मैंने बताया अमेजन बेसिन। अमेजन दरअसल यहाँ की सबसे बड़ी नदी है, और उसके आसपास के जो उसके सहायक नदियाँ हैं, चाहे जिंगू हो, मदेरा हो, तपाजो, बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं। वो सहायक नदियाँ मिल करके एक पूरा ड्रेनेज बेसिन जैसा बनाती हैं। एक बेसिन मतलब एक निम्नतम भूमि है, वो एक बेसिन जैसा बनाती है, जिनमें से उसका अपवाह क्षेत्र ये पूरा बेसिन कहलाता है। उसमें अमेजन बेसिन आता है, जिसमें घने वर्षावन वगैरह पाए जाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर आपको ओरिनिको बेसिन दिखता है। ओरिनिको दरअसल एक नदी है जो वेनेजुएला की फेमस नदी है। हालांकि कुछ दूरी तक कोलंबिया और वेनेजुएला की सीमा का निर्धारण भी करती है, और यहीं से ये नदी बहते हुए आगे चल करके कैरेबियन सागर में गिर जाती है। और इस नदी की खासियत यही है कि इसके क्षेत्र में आप देखेंगे तो थोड़ा सा पेट्रोलियम के भंडार वगैरह ये सब आपको देखने को मिलेगा। और इनकी नदी का इसी के पास में मार्काइबो झील है, वो मैं आगे आपको जब मैं वेनेजुएला की इस वीडियो के बाद में चर्चा करूँगा तो उसमें मैं इसके बारे में बताऊँगा कि आखिर इसकी क्या खासियत है। बाकी और जब हम बात करेंगे तो आइए थोड़ा सा सरल तरीके से आपको कुछ चीज़ें बताते हैं इसमें, ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो जाए। आप ये देश देख रहे हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है पनामा। पनामा का जो ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं डैरियन गैप। डैरियन गैप है, और जो कि पैन अमेरिकन हाईवे को आप जान रहे हैं, जो उत्तर अमेरिका के उत्तरी छोर से होते हुए आता है, कहाँ, दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी छोर तक जाता है, ब्यूनस आयर्स से होता हुआ। उसमें यहाँ पर एक गैप है, इसको बोलते हैं डैरियन गैप। यहाँ पर एक फार्क अलगाववादी समूह है जो यहाँ पर सक्रिय रहता था, और फार्क अलगाववादी समूह का एक तरीके से कह सकते हैं कि एक अलगाववादी संगठन था, जो यहाँ पर अपने अधिकारों की मांग को लेकर के आगे आ रहे थे, और एक तरीके से कह सकते हैं साम्यवादी विचारधारा के लोग थे, और इस तरीके से थे। बाकी आप इनमें आगे चल करके काफ़ी ज़्यादा इनका लूटना और ये सब फिरौती मांगना, लोगों को अपहरण कर लेना, ऐसी घटनाएं यहाँ पर आम हो चुकी थी आगे चल करके 2016 में। यहाँ और उनको मुख्य रूप से जो खतरा हुआ करता था, फार्क एक तरीके से अपने स्तर पर वो क्या करते थे कि जैसे ये ऐसे समूहों का जो उदय होता है, वो मुख्य रूप से जो अमीर और गरीब की जो खाई है उसको बराबर करने के उद्देश्य से होता है, लेकिन अपनी राह भटकने के बाद में ये अलग अलग तरीके अपनाते हैं, जो कि गैर कानूनी भी होते हैं, और उनसे क्या होता है कि देश को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुंचता है। उसी तरीके से ये जो फार्क की, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, FARC फार्क की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो ये भी एक तरीके का अलगाववादी संगठन था। हालांकि देखें तो कोलंबिया की स्थिति कुछ ऐसी थी कि यहाँ पे जो अमीर और गरीब के बीच का जो क्षेत्र था, यहाँ पर सामंतवादी प्रथा जो चल रही थी, उसमें हो यही रहा था कि जो छोटा समूह है, छोटा वर्ग समूह जो है, जिनके पास कोलंबिया की सबसे ज़्यादा ज़मीनें हुआ करती थी, और जो गरीब थे वो काफ़ी गरीब हो गए थे। सरकारें भी क्या कर रही थी कि घाटे में चलते हुए क्या कर रही थी कि अपना जो उन्हीं जो सबसे टॉप के लोग हैं उन्हीं की आर्थिक रूप से मदद कर रही थी, जिस वजह से ऐसी स्थिति बनी कि यहाँ के ऐसे संगठन का उदय हुआ। हालांकि वैश्विक स्तर पे बहुत सी ऐसी क्रांतियाँ हुई थी जिनमें सफलताएं मिली थी, उसी से प्रभावित होकर के इन्होंने भी अपनी कुछ ऐसी स्थितियाँ अपनाई और अपना एक समूह बनाया कि ऐसा किया जाए। हालांकि इन्होंने अपने रास्ता भटक गए अपने मार्ग से, और इन्होंने क्या किया है फार्क समूह ने कि डकैती करना, चोरी करना, और एक तरीके से कि लोगों को अगवा कर लेना, और इसी डैरियन गैप का जो पनामा का जंगल है, जो कोलंबिया के पास के क्षेत्र में, यहीं पर क्या करना, यहीं पर अपनी गतिविधियों को अंजाम देते थे। और इनको मुख्य खतरा था कोलंबिया की आर्म फोर्सेस से, और आर्म फोर्सेस को भी खूब खतरा होता था इन्हीं लोगों से। तो आपस में दोनों की भिड़ंत होती रहती थी, लेकिन बहुत वैश्विक स्तर पर बहुत सारे ऐसे संगठन थे, यूरोपियन संघ वगैरह, ये सब चाह रहे थे कि ये फार्क समूह जो है वो अपना हथियार डालें और मुख्य धारा में आए। तो इसकी वजह से क्या किया गया कि 2016 में कार्टाजेना, आप सुने होंगे, पर्यावरण में भी इसका नाम सुनते हैं, कार्टाजेना प्रोटोकॉल। तो उसी कार्टाजेना कोलंबिया का एक शहर है, यहीं पर क्या किया गया, यहाँ की जो कोलंबिया की सरकार थी और फार्क के लोगों के बीच में समझौता किया गया,
और उस समझौते के तहत फार्क ने अपने हथियार डाल दिए। डालने के बाद में ये एक तरीके से वहाँ का राजनीतिक संगठन बन गया। तो फार्क कोलंबिया का राजनीतिक संगठन बन गया, लेकिन आगे चल करके कुछ ही वर्षों के पश्चात हालांकि ऐसी स्थितियाँ बनती रहीं कि फार्क में कुछ दो तरीके के मत थे। एक का मानना था कि मुख्य धारा में आए, एक का मानना था मुख्य धारा में ना आए। इस वजह से ऐसी स्थिति में अभी भी कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। कुछ यहाँ के संगठन हैं जो फार्क के अंतर्गत ही अपने आप को कहते हैं कि फार्क भी ये मतलब उसी की मतलब उसी की संस्था है, लेकिन क्या करना, हम उस समझौते का पालन नहीं करेंगे, मैं उस समझौते को नहीं मानता हूँ। ऐसी इस तरीके की बातें यहाँ पर होने लगी। तो उस वजह से यहाँ पर अभी भी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन मुख्य धारा में ये आ गए हैं। और उस तरीके का फार्क का पहले जैसा जो प्रभुत्व हुआ करता था वो नहीं रहा। इस वजह से ये आप ध्यान रखिएगा। फार्क कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और चूँकि ये कोलंबिया का एक ऐसा इतिहास रहा है, कोलंबिया में जो देखेंगे तो ये पूरा ड्रग की तस्करी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जाना जाता रहा। लेकिन अब हाल ही के दिनों में सरकार के कंट्रोल की वजह से वहाँ पर ऐसी घटनाएं थोड़ी कम हो रही हैं। और वैसे भी कोलंबिया जो है वो तीसरे नंबर पर, लैटिन अमेरिका की बात करेंगे तो जनसंख्या के मामले में तीसरे नंबर पर आता है। पहले पे ब्राज़ील है, दूसरे पे मैक्सिको है, तीसरे पे कोलंबिया आता है। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात करेंगे तो दूसरे नंबर पर आता है। तो जनसंख्या ज़्यादा होगी तो थोड़ा सा यहाँ पर अपराध भी थोड़ा बढ़ेंगे, उसमें स्वाभाविक सी बात है। तो ये यहाँ पर है। और बाकी कोलंबिया देखेंगे तो अपने कॉफ़ी वगैरह के उत्पादन में और इन सब चीज़ों में भी थोड़ा सा फेमस रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कॉफ़ी वगैरह का उत्पादन, चाय वगैरह यहाँ पर, वो भी यहाँ पर खूब होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बाकी आप याद रखिएगा ये पर्वतीय क्षेत्र है। पर्वतीय क्षेत्र के बाद थोड़ा सा पठारी हल्का सा कह सकते हैं। यहाँ पर एक पर्वत है ला मकारेना पर्वत, उसको भी आप कोई मतलब नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे तो बेसिन का क्षेत्र है। इसके बाद में पूरे यहाँ पर घने वर्षा वन का क्षेत्र आ जाएगा। ब्राज़ील का सेल्वास के यहाँ पर आपको वन वगैरह देखने को मिलेंगे, तो हम आगे उसकी चर्चा करेंगे। और यहाँ पर मुख्य रूप से अमेजन नदी है। और आगे चल करके हम वेनेजुएला की बात करेंगे। वेनेजुएला में आए हुए आर्थिक संकट की भी चर्चा करेंगे, और वेनेजुएला की मुख्य रूप से कौन कौन सी यहाँ पर भौगोलिक विशेषताएं उसकी बात करेंगे। तो नेक्स्ट जो वीडियो मेरा होने वाला है वो हम बात करने वाले हैं वेनेजुएला के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।